2 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। तराई हाथी रिजर्व, इसके बारे में हमने चर्चा की है 2-3 बार। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत, 2 टाइगर रिजर्व हैं क्षेत्र, दुधवा और पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। इन दोनों में मिला जुला जो क्षेत्र है उसमें तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। ये भारत का 33वां हाथी रिजर्व होगा दोस्तों। आपको पता है कि 1992 में हाथी परियोजना भारत में शुरू की गई थी हाथियों के संरक्षण के लिए। हाथियों को इनके संरक्षण की दृष्टि से वन्यजीव अधिनियम 1972 के अनुसूची वन में और साइट्स के परिशिष्ट वन में संरक्षित जीव में रखा गया है, जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तमिलनाडु तथा असम में सबसे ज़्यादा हाथी रिजर्व हैं, 5-5 हाथी रिजर्व हैं। हाल ही में लेमरू छत्तीसगढ़ का और अगस्तमलाई तमिलनाडु का नए हाथी रिजर्व कुछ समय पहले बने हैं। तो पूछ सकता है तराई हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो दुधवा पीलीभीत दोनों के मिले जुले क्षेत्रों में। 31 अक्टूबर 2022 को विश्व शहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 9वां संस्करण था विश्व शहर दिवस का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार विश्व शहर दिवस कब मनाया गया था, तो 2014 में पहली बार मनाया गया था। 2013 में इसके लिए घोषणा की गई थी। इस बार की जो थीम है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, इस बार की थीम है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। नोट करने वाली बात है कि नए शहरी एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए 2014 में यूएन हैबिटेट के द्वारा अर्बन अक्टूबर की शुरुआत की गई थी और अर्बन अक्टूबर के अंतिम दिन अर्थात 31 अक्टूबर के रूप में इसे मनाया जाता है विश्व शहर दिवस के रूप में। यूएन हैबिटेट की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, एक एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास इसको हिंदी में कहते हैं। सतत शहरी विकास व मानव बस्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है, जिसे 1976 में कनाडा के वैंकूवर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था मानव बस्तियों और सतत शहरी विकास पर, जो कि पहला सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र का। हैबिटेट 1 के नाम से इसको जानते हैं, पूछ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप 1978 में इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नैरोबी में है। यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर, जो कि विश्व भर में मानव बस्तियों और टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में काम करता है। यूएन के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक दुनिया में हर 10 में से 7 लोग शहरों में होंगे। पूछ सकता है कितने % लोग शहरों में होंगे। यूएन के अनुसार 2050 तक तो कुल 70% लोग शहरों में होंगे। एसडीजी लक्ष्य संख्या क्या है, अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि सतत शहरी विकास या टिकाऊ शहरी विकास या टिकाऊ शहरों का निर्माण करना, ये एसडीजी के गोल के किस संख्या में आता है। 17 गोल में से कौन सा गोल है। आपको बता दें कि विश्व शहर दिवस जो मनाया जाता है, इसका हर वर्ष कोई न कोई विश्व का शहर इसकी मेज़बानी करता है। इस बार जो मेज़बान शहर था वो शंघाई है, चीन का। तो इस वर्ष मेज़बान शहर था शंघाई। मेगाटियन मॉड्यूल अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, क्या है, तो चीन का ये एक घटक है, किसका, तियानगोंग का। तो चीन ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के अंतिम घटक को लॉन्च किया। आपको बता दूं तियानगोंग जो है, इसका जो पहला अक्षर है टी, इसी आकार में अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कर रहा है। तो ये जो मेगाटियन मॉड्यूल है, इसके अंतिम सिरे को, जो टी है, इसके अंतिम सिरे को पूरा करता है। अंतिम घटक ये इस तियानगोंग स्टेशन का है। तो पूछ सकता है मेगाटियन मॉडल क्या है, मॉड्यूल क्या है, तो चीन ने लॉन्च किया इसे। ये क्या है, घटक है किसका, इसके जो स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन तियानगोंग है इसका। हरित आयकर पहल किसने लॉन्च किया, प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया। आयकर विभाग की पहल है भारत सरकार के। इसमें आयकर विभाग के जो ढांचे हैं, मकान या ऑफिस है, उसके आसपास सूक्ष्म वन लगाया जाएगा। सूक्ष्म वन लगाने का जो विचार था ये जापान के मियावाकी ने दिया था, इसीलिए इसे मियावाकी पद्धति के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा सूक्ष्म वन, जैसे घर हो गया, घर के आसपास का जो बचा खुचा क्षेत्र है, ठीक, कोई निर्माण है, उसके आसपास का जो बचा खुचा क्षेत्र है, वहाँ पर पौधे लगाकर, पेड़ पौधे लगा करके हरियाली उत्पन्न करना और प्रदूषण को मात देना, इसके माध्यम से
इसका लक्ष्य होता है। तो प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा ये लॉन्च किया गया है हरित आयकर पहल। यहाँ आयकर विभाग के ढांचों में सूक्ष्म वनों को लगाया जाएगा। इस तरह का पहला सूक्ष्म वन अटारी सीमा के पास जो पंजाब में स्थित है वहाँ पर लगाया गया। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत 3 टाइगर रिजर्व हैं और चौथा ये बन गया है। और बुंदेलखंड के क्षेत्र में देखा जाए तो पहला टाइगर रिजर्व है, क्या नाम है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। 2 फिंगर टेस्ट या 3 फिंगर टेस्ट किसी यौन उत्पीड़न या बलात्कार पीड़ित महिला का एक परंपरागत परीक्षण इसको माना जाता था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी 2013-14 के दौरान भी दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन अभी बहुत कड़ाई से एक फैसला सुनाते हुए कहा कि बलात्कार पीड़िता पर 2 या 3 फिंगर परीक्षण करने वाला कदाचार का दोषी होगा। साथ ही इसे मेडिकल शिक्षा पाठ्यक्रम से भी हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। जमशेद जे ईरानी, इनको भारत का स्टील मैन कहा जाता था। उदारीकरण के दौर में इन्होंने कमान संभाली थी टाटा स्टील की, जिसको नई ऊंचाइयों तक इन्होंने पहुंचाया। जमशेदपुर में इनका निधन हो गया है, इसलिए चर्चा में है। भारत जल सप्ताह 2022 में इसका 7वां संस्करण आयोजित हुआ 1 से 5 नवंबर 2022 तक। और कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। थीम इसकी क्या है, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी, इसकी थीम है इस बार की। अंडर 17 महिला विश्व कप जो कि भारत में शुरू हुआ भुवनेश्वर में, जो कलिंगा स्टेडियम है, और अंतिम मैच अर्थात फाइनल इसका मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया। ये इस टूर्नामेंट का 7वां संस्करण था। भारत ने इस तरह के बहुत कम संस्करणों की वैश्विक जो बड़े खेल हैं उसकी मेज़बानी की है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पेन ने ये खिताब दूसरी बार जीत लिया कोलंबिया को हरा करके। कोलंबिया पहली बार फाइनल में पहुंचा था इस टूर्नामेंट में। विक्की लोपेज जो है ये प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहे, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। ये फाइनल मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। विक्की लोपेज ये प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रही, स्पेन की हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, कई बार बता चुका हूँ, परसों ही मैंने पूरे अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स आपको बताया, मासिक पत्रिका दी, उसका PDF दिया। अब आपसे ये प्रश्न तो बनता ही है कि अंडर 17 जो महिला विश्व कप 2022 फीफा का हो रहा है भारत में, इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया। और दूसरा प्रश्न है कि जो T20 विश्व कप हो रहा है इस समय ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर हॉकी के आगे आप कितने और फिर क्रिकेट लिख करके कितने टीमें भाग ले रही हैं इसका आप देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक। काला सागर अनाज सौदा, ये देखिए यूनाइटेड नेशन तुर्की यूक्रेन में सहमति बन गई है। आपको बता दूं कि जब रूस यूक्रेन वार शुरू हुआ तो यूक्रेन से जो अनाज जाता था पूरे विश्व को, काफ़ी मात्रा में अनाज यूक्रेन निर्यात करता है, उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य वो घटक है, तो उस पर बाधा पहुंची। तो रूस, तुर्की, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशन, इसमें यूनाइटेड नेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो रूस, तुर्की, यूक्रेन और UN द्वारा ये पहल शुरू की गई थी जुलाई 2022 में। बाद में रसिया इससे अलग हो गया, लेकिन अभी हाल ही में UN, तुर्की और यूक्रेन में काला सागर अनाज सौदा, जो कि काले सागर के माध्यम से अनाजों को निर्यात करने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है यूक्रेन को, या फिर अन्य जो देशों के जहाज हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा की गारंटी प्रकार से देता है। इस पे सहमति बनी। रूस इससे अलग हो गया, इसलिए ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। योट्टा D1 ये क्या है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ग्रेटर नोएडा में प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योट्टा D1 का उद्घाटन किया गया। ये एक डेटा पार्क होगा जो एक निजी कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कुल 6 डेटा सेंटर इसमें होंगे। कोलकाता, यहाँ पे चौथा जो है बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ। कहाँ पे? कोलकाता में। IIT रुड़की,
इसमें DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई पूछेगा, IIT रुड़की में की गई है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू हो गया है, डेली आंसर राइटिंग UPPCS मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के प्रोग्राम से आप अवश्य जुड़ जाएं ताकि आपका GS का चारों पेपर अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, आंसर राइटिंग आपको करना ही करना है, अभी नहीं तो बाद में करना ही पड़ेगा, तो अभी से प्रैक्टिस रहेगी तो मुख्य परीक्षा में भार आपका ज़्यादा नहीं होगा। यूपी स्पेशल अगर जुड़ता है, वैकल्पिक विषय हटता है, तो यूपी स्पेशल का ये प्रोग्राम अलग से एक सब्जेक्ट के लिए हम चलाएंगे। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अभी नहीं, अभी आने दीजिए, अभी समय है, 10 से 15 दिन का समय लगेगा अभी चीज़ों को स्पष्ट होने में। दूसरी बात है कि अगर वैकल्पिक विषय रहता है तो वैकल्पिक विषय में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, ये आपको कंप्लीट इनके वीडियो और PDF दोनों ही वैकल्पिक विषयों के प्राप्त हो जाएंगे। 50 से 60 दिनों के अवधि में ये आपका तैयार हो जाएगा। टू द पॉइंट वीडियोज़ हैं, टू द पॉइंट PDF हैं, और उसकी बाद में आंसर राइटिंग कर लेंगे तो और ज़्यादा चपलता आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। प्रीलिम्स के लिए भी UPPCS प्रीलिम्स 2023 प्लस मेंस को टारगेट करके बैच जो स्टार्ट हैं उनको आप अवश्य ज्वाइन करें। RO 2023 के लिए जो बैच स्टार्ट हैं उसको अवश्य ज्वाइन करें। हमारे दिए गए नंबर पे 9453775039 इस पर व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।